Namaste. Welcome to our video on the privity of contract, which is a cornerstone of contract law in India under the Indian Contract Act 1872. अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक लीगली एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज. इसको डिफाइन करता है सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बट हु कैन एनफोर्स और बी हेल्ड लाइबल फॉर दिस अग्रीमेंट? यहाँ पे पिक्चर में आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट. इट एंश्योर्स ओनली दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट हैव राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर इट. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती हैं पार्टीज, केवल उन्हीं के पास इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी. सो इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इट्स इम्पॉर्टेंस, इट्स एक्सेप्शंस और उसके की केस लॉज जिसके तहत ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ फ्रॉम कॉमन लॉ टू इंडियन लॉ विद एग्जाम्पल्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. So what exactly is privity of contract? It is a rule that says only the parties who enter into a contract can enforce its terms or be held responsible for its obligations. इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं. जैसे आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं किसी दुकान से, तो आप जिसने वह स्मार्टफोन खरीदा है और शॉप ओनर, आप दोनों के बीच में ही राइट्स और ड्यूटीज़ अराइज होंगी उस अग्रीमेंट के तहत. अब अगर आपको कोई फ्रेंड जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के साथ अग्री नहीं किया है, ही कैन नॉट सू द शॉप इफ़ द फ़ोन इज़ डिफेक्टिव. अगर फ़ोन डिफेक्टिव निकल जाता है तो आपका फ्रेंड उस शॉप को सू नहीं कर पाएगा और ना ही वो शॉप ओनर डिमांड कर पाएगा पेमेंट आपके उस फ्रेंड से. सो वाइल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन प्रिविटी, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इंडियन लॉ. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने इंडियन रेलवेज़ का कोई टिकट खरीदा, लेकिन जिसने वह टिकट खरीदा है केवल वही ट्रैवल कर सकता है, ना कि कोई और. अब प्रिविटी का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, एक तो ये उन पार्टीज़ की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की हैं, क्योंकि वही पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को डिसाइड कर सकते हैं, उससे अराइज होने वाले राइट्स से बेनिफिट पा सकते हैं और उससे अराइज होने वाली ऑब्लिगेशंस से बाउंड भी हो सकते हैं. दूसरा, ये थर्ड पार्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है उस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाली डिस्प्यूट में ड्रैग ना किए जाने से, क्योंकि वो पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से अग्री नहीं की थी या उसकी ऑब्लिगेशन से बाउंड नहीं होती, तो उसको उससे अराइज होने वाले डिस्प्यूट में भी ड्रैग नहीं किया जा सकता. तो प्रिविटी इंश्योर करती है लीगल क्लैरिटी, चाहे आप मार्केट से सब्जी खरीद रहे हों या आपने कोई प्रॉपर्टी की डील करी हो. अब प्रिविटी का रूल ना कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं जहां थर्ड पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं. इसका पहला एक्सेप्शन है ट्रस्ट या चार्ज, जहाँ पे कोई बेनिफिशियरी बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है. फॉर इंस्टेंस इन अ फैमिली सेटलमेंट वेयर अ चाइल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम अ पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा एक्सेप्शन इसका है एजेंसी, जहाँ कोई एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है तो प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है. इसका थर्ड एक्सेप्शन है असाइनमेंट, विच अलाउज ट्रांसफरिंग कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, फॉर इंस्टेंस असाइनिंग अ लोन रीपेमेंट टू अ बैंक. इसका फोर्थ एक्सेप्शन हो सकता है फैमिली अरेंजमेंट्स, जो कि इंडिया में कॉमन भी हैं, जो किसी हेयर या किसी फैमिली मेम्बर को बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए अलाउ करते हैं. फाइनली, अगर कोई प्रॉमिसर किसी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को एक्नॉलेज करता है तो वो उसको एनफोर्स करा सकता है. बाकी कंट्रीज़ की तरह इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है थर्ड पार्टी के राइट्स को एक्सपेंड करने के लिए, तो ये एक्सेप्शंस उस कॉन्टेक्स्ट में की एक्सेप्शंस बन जाते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है. नाउ टू अंडरस्टैंड the concept's journey, that is the journey of privity of contract, let's start with its English roots and see how it evolved in India. So there is this case Tweedle versus Atkinson of 1861 where two fathers agreed to pay money to the groom after marriage, but the court ruled the groom could not enforce it as he was not a party and provided no consideration. This case laid the foundation for privity, meaning thereby only contracting parties can sue.
Thereafter, in Dunlop versus Selfridge, which is of 1915, a tire maker could not sue a retailer for selling below price as there was no direct contract, thus reinforcing privity in business deals. So, India adopted this from English common law but adopted it for our customs. So, there is this case Khwaja Muhammad Khan versus Hussaini Begum, where the Privy Council allowed a daughter in law to enforce a marriage contract for her monthly allowance as she was a beneficiary, thereby creating an exception for family settlements. Finally, in MC Chaco versus State Bank of Travancore, which is of 1970, the Supreme Court upheld privity. That is, a bank could not enforce a family's gift deed clause as it was a stranger without a trust. Now, few examples are if you buy a fridge and it's faulty, only you can sue, not your neighbor, like in Tweedle. But if a father names his daughter as insurance beneficiary, she can claim, like in Khwaja. Or if subcontractors cannot sue a homeowner directly unless assigned rights, like in MC Chaco. So these show privity's development from strict common law rules to flexible Indian applications. To sum up, privity of contract under the Indian Contract Act 1872 ensures only those who sign a contract can enforce or be bound by it. And exceptions like trusts, agency, and family arrangements allow third parties to benefit in specific cases, as seen in landmark rulings like Khwaja Muhammad Khan and MC Chaco. So, whether you are buying a phone or signing a property deal, Privity keeps contracts clear and fair. So, thanks for watching. If you found this helpful, hit the like button, subscribe, and share your questions in the comments. See you in the next video.